पढ़ाई के लिए हमारे घर में हमेशा सपोर्ट रहता है। आप जब जो माहौल है। पढ़ो। हाँ सर मैं बिल्कुल फ्री थी। इवन मुझे बैठे बैठे ये चाय भी पकड़ाया करते थे कि तुम पढ़ाई करो, तुम छोड़ दो सारी जिम्मेदारियों को, तू पढ़। मतलब तेरे मन में कभी ये ना हो कि काश उस टाइम मेरे को थोड़ा समय मिल जाता तो मैं ये कर देती। समझ के साथ साथ इन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया। कई बार थक भी जाती थी, कई बार परेशान भी हो जाती थी। नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमार। दोस्तों, आज की कहानी उन सब के लिए नहीं है जो ये समझते हैं कि एक लड़की की शादी हुई और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और ये कहानी उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो ये समझते हैं कि घर के सारे काम एक औरत को ही करने चाहिए। आज मेरे साथ हैं यूपी न्यायिक सेवा में पहला रैंक हासिल करने वाली मंजुला की और उनके पति सुमित। दोनों की कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों, लेकिन ये समझने की बात है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये चेंज आता कैसे है, कैसे मंजुला बनती हैं और कैसे सुमित मंजुला का साथ देते हैं। तो ये कहानी दोस्तों इत्मीनान से सुनिएगा, क्योंकि सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है उस चेंज के साथ हम सबको चलना होगा। सबसे अलग तो मंजुला जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके इतने शानदार रैंक के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आमतौर पे मंजुला जी ऐसा माना जाता है कि औरत की ज़िंदगी जो है शादी के बाद घर गृहस्थी काम में रह जाती है, लेकिन आपने तो बच्चे इतने बड़े हो गए तो ये सिक्सर ही मार दिया एकदम से, कैसे किया? सर ये सफ़र थोड़ा सा मुश्किल रहा जी, पर यकीन था कि ये सफ़र में मंजिल ज़रूर मिलेगी जी। तो सर मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ, और हरियाणा में शादी हुई तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ के कल्चर को समझना और एक लैंग्वेज डिफरेंस, कल्चरल देसी आदमी हम तो जी। तो वो बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब इनकी फैमिली आपस में बात करते तो मुझे लगता था कि अब ये लड़ने वाले हैं, और मैं अपने रूम में चली जाती थी आवाज़ सुन के। फिर मुझे 3-4 दिन 5-6 दिन में लगा कि नहीं, ये तो रोज़ ऐसे ही बोलते हैं, बोला ही ऐसे जाता है। आदत इनकी ऐसी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो उस चैलेंज को पहले तो एक्सेप्ट किया, अपने आप को एडजस्ट किया यहाँ पे, और देखा कि नहीं, लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। लहजा बोलने का वो यहाँ का डायलेक्ट ही ऐसा है, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के बोला जा रहा है, बोला ही ऐसे जाता है। जैसे बच्चे मुझे अब तुम बोलते हैं तो मुझे अटपटा नहीं लगता, पर जब मैं जयपुर जाती हूँ तो ये तुम बोलते हैं तो लोग कहते हैं अरे आपने सिखाया नहीं बोल। मैंने कहा नहीं, हरियाणा में आप तू ही होता है, तू मतलब कोई अपना है। हाँ जी, कोई अपना है इसलिए वो कह रहे हैं। बहुत पराया अननोन होता है, उसको भले ही आप बोल देंगे, पर अगर आप तू करके बोल रहे हैं तो वो आपका खास है। तो ऐसे, और शादी के बाद एक बार तो लगा था कि मुश्किल होगी, बट अच्छा, शादी आपकी कौन से ईयर में? सर 2009 में हुई थी, अक्टूबर 29 अक्टूबर 2009 जी। तभी आप जब शादी हुई तो क्वालिफिकेशन क्या थी, कितना पढ़े हुए थे? सर मैंने स्कूलिंग मेरी जयपुर से हुई है, टैगोर पब्लिक स्कूल, और आर्ट्स में मैंने टॉप किया था, CBSE टॉपर रही थी मैं। उसके बाद मैं सोफिया कॉलेज अजमेर से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, और उसके बाद वहाँ पे भी मेरा फर्स्ट डिवीज़न था, डिस्टिंक्शन था। पढ़ाई में मतलब अच्छे थे? हाँ जी, हाँ। LLB कहाँ से किया? सर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से किया। तो फादर साहब को जब मैंने बताया कि अब मैं बाहर जाना चाहती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आप बाहर चले? हाँ जी, मैं UK चली गई, वहाँ लीड्स यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया जी, और उसके बाद वहाँ बार्कलेज में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। बट फादर साहब ने कहा कि अब तुम इंडिया आ जाओ जी। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब अपने देश चलते हैं और वहीं के लिए कुछ करेंगे जी। फिर इंडिया आने के बाद फिर सर मैंने LLB में एडमिशन ले लिया राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और साथ में कुछ टाइम के लिए मैंने अपना एक्सपोर्ट हाउस भी चलाया। इस दौरान फिर शादी हो गई, तो 2010 में मेरा LLB कंप्लीट हुआ, शादी के 1 साल बाद। तो मैंने बताया कि भाई यहाँ तो बिज़नेस तो चल नहीं सकता, एक्सपोर्ट हाउस तो चल नहीं सकता, और क्योंकि इनकी सारी फैमिली टीचिंग लाइन में थी। जो मेरे पर ससुर हैं वो भी हेडमास्टर रिटायर्ड है, मदर इन लॉ IC कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, फादर साहब जो हैं वो नेकीराम से प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं। तो इन सब ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम नेट करो, टीचिंग के लिए बेस्ट रहेगा। एंड पड़ोसी बोले कि कोई बात नहीं, 2-3 बार दे के देख लो, नेट भी हो जाएगा तो ठीक है। बट वो फिर सिर्फ 2 महीने में का ही टाइम था मेरे पास, और उसमें नेट क्वालिफाई हो गया। तो
तो फिर बोली कि ऐसे कैसे हो गया, इतनी जल्दी नेट कैसे हो सकता है। उनको ये नहीं पता था ना कि आप पढ़ाई में बचपन से। हाँ जी बस वो तो एक वो परसेप्शन जब टूटा कि लगा कि नहीं ये इंटेलिजेंट है, कर सकती है जी। तो फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिला था नेकीराम में। अच्छा। पर मैं वो फिर तीसरे दिन छोड़ के आ गई, क्विट करके आ गई। मजा नहीं? हाँ जी, मुझे लगा मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करती थी, केस स्टडीज़ बनाती थी, बट आई फेल्ट देयर इज सम कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड वो मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ इनजस्टिस होगा अगर मैं ऐसा कर रही हूँ। तो फिर घर आके मैंने इनको बताया कि भाई मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। तो फिर बोले क्या करोगी, IAS की तो 30 एज होती, उस टाइम तक मैं 30 हो चुकी थी, तो उसकी तो एज निकल गई है। फिर मैंने कहा कि मैंने लॉ कर रखा है तो मैं अब इसका यूज करते हैं। हाँ, इसका यूज़ करती हूँ मैं जुडिशरी में, क्योंकि हायर जुडिशरी में आपकी 35 से तो स्टार्ट ही होती है एज। तो मैंने फिर तैयारी करी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी में सिलेक्शन हो गया। हाँ, ADA में सिलेक्शन हो गया। हरियाणा रोडवेज जी मेरे को डिपार्टमेंट मिला। उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तुम और भी अच्छा कर सकती हो, बेहतर कर सकती हो। हाँ जी। तो फिर इसके साथ साथ ही साल भर बाद मैं 35 की हो गई, तो मुझे लगा कि हाँ, करनी चाहिए तैयारी। तो ये अब बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस चैलेंज में हस्बैंड हमेशा साथ रहे, परेशानियाँ आई। सुमी जी, आमतौर पे जैसे आपका घर टीचर से है, तो आदमी टीचर है तो उसकी घरवाली अपने आप मास्टर नहीं हो जाती है, तो आप तो सीधा जज की प्रमोशन होगी आपकी। सुमित भाई, अपने बारे में बताइए कि कैसे आप मंजुला को यहाँ तक पहुँचाने में आप क्या कर पाए? मेरे पिताजी ने पढ़ाई में हमेशा सपोर्ट किया, मेरी बहन को भी हमेशा सपोर्ट किया, तो पढ़ाई के लिए हमारे घर में हमेशा सपोर्ट रहा। जब जो पढ़ना पढ़ो। हाँ, तो इसने तो मेरे को बताया मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे को लगा कि हाँ, पढ़ना चाहिए। मैंने एक बार भी इसको नहीं कहा कि भाई नहीं पढ़ो, तुमसे नहीं हो। मैंने कहा नहीं, करो, आप करो, पढ़ाई करो, तुम अपने पढ़ाई करो और अपने मन लगाए करो, रिजल्ट को छोड़ दो। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपना बेस्ट दो। फिर धीरे धीरे इसने पढ़ाई शुरू करी, पर नौकरी के साथ जैसे बड़ा मुश्किल था। नौकरी पे जाना, सुबह फिर शाम को 5-6 बजे आना, फिर बच्चा मेरा बेटा भी छोटा था, ये भी गुड़िया भी छोटी थी जब, तो उनको भी ये था कि मम्मा मम्मा मम्मा, तो आके मम्मा। कौन से साल में कैरियर शुरू किया था? सर मैंने 2017 में मैं ADA में लगी थी। हाँ जी। हाँ, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ जी। तो घर के सारे काम आपने संभाले? घर के सारे काम मैंने संभाल लिए। मैंने 1-2 साल तक तो हमने कोशिश करी कि पढ़ाई के साथ साथ मैं भी जॉब कर लूँ, ये भी कर लूँ, बट कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन रह जाती थी। फिर वो फ्रस्ट्रेशन के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती थी, फिर कहीं ना कहीं एक हेल्दी माहौल नहीं रह पाता था। तो फिर मैंने एनालिसिस किया कि भाई क्यों हो रहा है ये। फिर मेरे को लगा कहीं ना कहीं अगर पढ़ना चाहती है तो 2-3 साल देने में कोई हर्ज नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब क्विट कर रहा हूँ, बच्चों का, घर का, ये सारा काम मैं संभालूंगा, तू पढ़। मतलब तेरे मन में कभी ये ना हो कि काश उस टाइम मेरे को थोड़ा समय मिल जाता तो मैं ये कर देती। काश, वो काश नहीं आना चाहिए, नहीं तो काश वो जब तक हम जिएंगे, जब तक सारी उम्र कभी कोई बात होगी, वो काश आ जाएगा बीच में, तो मैं कर लेती, लेकिन काश नहीं करने। तो मैंने सोचा कि वो काश नहीं आना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा बहुत हसीन होता है। हमें तो साथ साथ अभी पता नहीं कितना बहुत उम्र है हमारी, तो लेकिन उसमें काश आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। तो अभी आपको यूपी शिफ्ट होना पड़ेगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो वैसे भी 12th क्लास के बाद इंजीनियरिंग मैंने बाहर से करी, MBA बाहर से करी, जॉब बाहर से था। मैं तो बाहर ही रहा हूँ तकरीबन अभी, बल्कि 3-4 साल से घर में हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा। तो यूपी और ये यूपी है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा मंजुला जी, आमतौर पे जो औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो उनकी ज़िंदगी 99% शादी तक ही होती है। शादी के बाद वो पति के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। यहाँ आपके केस में दूसरा है कि पति ने आपके हिसाब से एडजस्ट किया। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, इस बदलाव? ये बदलाव बहुत ही इंस्पायर करने वाला है, और ख़ास तौर से जो हमारी सोसाइटी है जिसमें एक माइंडसेट है कि शादी हो गई, ठीक है, उसकी दुनिया अब गृहस्थी तक ही सीमित है। शादी के बाद बच्चे संभालो, घर का काम करो, यहीं तक लिमिट है। तो मैं उन सभी लड़कियों को, उन सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि सपने देखना बंद मत कीजिए। शादी शुरुआत है और इसको पॉजिटिव लीजिए, देखते रहिए और उन सपनों को पूरा भी कीजिए। अगर आप ठान लेंगे, और आप अक्सर हम सोच ही नहीं पाते, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हम सोच नहीं पाते। आधा काम तो आपका तभी हो जाता है जब आप सोच लेते हो कि मैं ये कर सकती हूँ, फिर तो 50% ही मेहनत बचती है। और रही बात अपनी सोसाइटी की, तो हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि अपने हरियाणा में तो खास तौर से आदमियों का काम करना, हाँ जी, है सोसाइटी में आज भी
वो है कि नहीं करते। हाँ जी, बट मेरे हस्बैंड ने इसको एज ए चैलेंज लिया। काफ़ी बार इनको काफ़ी चीज़ें सुनने को भी मिली जो काफ़ी नेगेटिव थी। दोस्तों के सामने भी इन्होंने दोस्त फोन करें, आज भाई ये कह रहे खाना बना रहा हूँ। हाँ जी जी कह रहे खाना बना रहा हूँ, या दोस्त भी आ जाते थे कई बार, तो पता चला है सुमित जी चाय बना के ला रहे हैं, मैं दूसरे कमरे में पढ़ रही हूँ, तो जाते जाते कई बार टॉन्ट भी मार जाते थे। कितना पढ़ना पड़ा आपको इसके? सर मैं कम से कम 6 घंटे तो पढ़ती थी रोज। 6 घंटे? हाँ जी 6 घंटे। तो इसके अलावा फिर यूट्यूब वगैरह पे वीडियो? हाँ जी, मैं वीडियोस भी देखती थी यूट्यूब पे, और जैसे मैंने खुद की आवाज़ में ही सब्जेक्ट्स को रिकॉर्ड कर लिया था, तो जैसे जीन जाते हुए ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं उनको सुनती थी। हाँ, नौकरी छोड़ दी अपने रेडियो? नहीं सर, अभी रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। हाँ जी हाँ। अच्छा, तो सफ़र में भी आप? हाँ जी, मैं सुनती रहती। फिर घर आए पढ़ा? अच्छा, इसके अलावा डोमेस्टिक वर्क में आप बिल्कुल काट दिया था? सर मैं बिल्कुल फ्री थी, इवन मुझे बैठे बैठे ये चाय भी पकड़ाया करते थे कि तुम पढ़ाई करो, तुम छोड़ दो सारी जिम्मेदारियों को। अच्छा, आपने कितने अटेम्प्ट दिए? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 4th था? हाँ जी हाँ। तो 3 अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ तो खुद को मोटिवेट करने के लिए कैसे आपने किया? आमतौर पे मोटिवेट करना इस जर्नी में सबसे बड़ा काम होता है। सर बिल्कुल सही कहा आपने कि खुद को मोटिवेट करना सबसे मुश्किल काम होता है। 3 अटेम्प्ट्स में मेरा प्री तो हो जाता था, मेंस 2-4 नंबरों से रह जाता था। तो हस्बैंड जब भी रिजल्ट आता था कहते थे चलो पार्टी करते हैं, तो मैं समझ जाती थी कि नहीं हुआ है इसका मतलब। पर इस बार जब रिजल्ट आया तो ही स्टार्टेड क्राइंग, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। फर्स्ट रैंक है कोई छोटी? हाँ जी, फर्स्ट रैंक है। हाँ जी, तो फिर देखा तो फर्स्ट रैंक थी। तो मुझे लगा कि जो इन्होंने विश्वास मेरे ऊपर किया, जो सपने इन्होंने देखे, तो काफ़ी बर्डन था मेरे ऊपर, क्योंकि एक सोसाइटी को प्रूव करना था। लोग नहीं समझ रहे थे कि हम किस जर्नी से गुजर रहे हैं और क्या मेरी मंजिल है और इस मंजिल के लिए कितनी परीक्षा देनी पड़ती है। पर इनको समझ थी, और इनकी समझ के साथ साथ इन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया। कई बार थक भी जाती थी, कई बार परेशान भी हो जाती थी कि देखो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप हाउस हस्बैंड का टैग इनको लगा हुआ था, या कोई आता भी था तो सुमित कहाँ है, तो कहते अच्छा वो तो कपड़े सुखा रहा होगा, या कपड़े धो रहा होगा, या खाना बना रहा होगा। इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी, तो कई बार दुखी हो जाती थी। पर जब इनका चेहरा देखती थी तो इनके कॉन्फिडेंस को देखते हैं। सुमित भाई, आप जो लोग सोसाइटी में हैं, जिंदगी कहते हैं कि 2 पहियों पे चलती है, एक हस्बैंड का होता है, एक वाइफ का होता है। आपने बैलेंस बनाया है इसमें, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ ज़िंदगी को ऐसा जीना चाहिए कि आप ये सोच के चलो कि आज आपका आखिरी दिन है, आज का दिन अच्छी तरह जियो, आपकी सारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। हम या तो बीते हुए कल में जीते हैं कि भाई कल ऐसा हो गया, हमने वो गलती कर दिया, कल का डर हो जाएगा। मैं इसको एक ही बात बोलता था, असफलता से डरना नहीं, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। हर आदमी नंबर 1 रैंक तो ला नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि नंबर 2 रैंक वाले ने, या अब 50 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, 31 सेलेक्ट हुए, तो 32 33 वाले कम नहीं है, लेकिन ठीक है उनका टाइम नहीं था, लेकिन उनको भी प्रयास जारी रखना चाहिए। बहुत से लोग तो कई बार होप छोड़ देते हैं कि यार नहीं, तो मैंने इसको हमेशा बोला होप नहीं छोड़ना, चाहे हो ना हो, आप अपना प्रयास करते रहो। पढ़ाई से अच्छा कोई मित्र नहीं है, किताबों से अच्छा, और आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी आप भगवान पे छोड़ दीजिए। तो इसने वो करा, और जब ये दुखी होती थी मैं इसको एक बार और बोलता था कि अपने आप से बात करा कर दिन में 10 से 15 मिनट, शाम को सोचे हुए सारे दिन का सोच, आज ये गलती करी, इसको हम बेटर कर सकते थे, और कल हम इसको और अच्छा करेंगे। सिर्फ इस 10-15 मिनट पर फोकस करो। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इस तरीके से मोटिवेट किया। और मंजुला जी, अब तो आप ज्वाइन करेंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी शायद? हाँ जी सर, पहले हाँ जी। तो आप ये जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, इस तरह के जब केसेस आएंगे तो कैसे जज करेंगे आप? सर मैं कोशिश करूँगी कि मैं जस्टिफाई कर सकूँ, अपनी इस पोस्ट को जस्टिफाई कर सकूँ। ईश्वर ने जो कृपा मेरे ऊपर की है, और जो न्यायाधीश का भगवान है धरती के ऊपर, जो हम आमतौर पर ग्रामीण समाज में कहते हैं कि जज तो भगवान है। हाँ जी, बोला जाता है कि जजेस आर लिविंग गॉड्स, या तो ऊपर वाला ही आपको सज़ा दे सकता है या जजेस। तो ये जो कहावत है ये सही है, और मैं कोशिश करूँगी, बल्कि पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि न्याय कर सकूँ अच्छे से। और अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन, इट सीम्स टू बी डन। तो मैं इसको कोशिश करूँगी कि वो दिखना भी चाहिए। न्याय
करना ही नहीं है, वो सोसाइटी को दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ। आमतौर पे जो फिल्में आती हैं उनमें जज थोड़े अलग किस्म के दिखाई देते हैं जी। आप मतलब थोड़ा अच्छा जज बनने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोस्तों ये थी मंजुला और सुमित जी की कहानी। ये रोहतक के सेक्टर 1 में अभी रह रहे हैं, कुछ दिनों बाद ये यूपी शिफ्ट हो जाएंगे। और एक दोस्त जब भी ज़िंदगी में कोई उपलब्धि हासिल करनी होती है उसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष होता है। और ये कहानी मुझे इसलिए व्यक्तिगत तौर पे पसंद है क्योंकि इस संघर्ष में पत्नी या पति कहीं अकेले नहीं थे, दोनों ने साथ मिलके ये संघर्ष किया है। और आप भी मंजुला और सुमित का यही संदेश आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से है कि घर में अगर कोई सपने पूरा करना चाहता है तो आप उसकी उड़ान को रोकिए मत, उसका साथ दीजिए। शुक्रिया आप दोनों का और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।